हेलो स्टूडेंट्स, मैं लवप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग अड्डा पर, जहां आप सबको पढ़ाई जाती है कक्षा 12 के लिए फिजिक्स, जिसकी हमने कल पहली क्लास बना करके आपके वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की है। इसकी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास थी हमारी। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने जो है थोड़ा सा पहले चैप्टर के बारे में, कुछ यूनिट के बारे में, जो बुक के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था, जिसकी आज दूसरी क्लास 2 हम शेयर करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा हमारा आवेश के गुण। कल की क्लास में हमने आवेश के बारे में कुछ पढ़ा था कि आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या होते हैं और इसकी उत्पत्ति क्या थी, इसका इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने कहा था। अब क्लास 2 आज के देखते हैं आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो आवेश का गुण होता है वो देखते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण, कि आवेश आकर्षण प्रतिकर्षण को किस प्रकार दर्शाता है। तो सबसे पहले आकर्षण प्रतिकर्षण में जो होता है हमारे एक आता है समजातीय आवेश, यानी कि जो एक प्रकार के आवेश होंगे, समजातीय आवेश। समजातीय आवेश, अब तो जिस प्रकार हमने देखा होगा, हमने चुंबक को देखा होगा, हम जानते हैं, हमने चुंबक देखा है, सभी ने देखा है। अब चुंबक में क्या होता है कि दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी कि इधर उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, इधर होगा और एक इधर होगा। हमने दो चुंबक लिए और इनमें इनके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ। जब हम चुंबक का अच्छे से जानते हैं कि चुंबक के यदि दो सेम पोल्स को अगर एक दूसरे के नियरेस्ट लाएंगे तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, एक दूसरे को रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण होगा, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। लेकिन सेम इसी प्रकार इसके अपोजिट हम करते हैं, जैसे हमने इसके दोनों विपरीत ध्रुवों को आपस में मिलाया तो इसमें क्या देखने मिला कि दोनों चुंबक आपस में क्या होते हैं, ये चिपक जाते हैं, यानी कि एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं। ये हमारे साउथ, ये नॉर्थ, फिर ये साउथ और ये नॉर्थ। अगर अलग अलग ध्रुवों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो ये क्या होंगे, आपस में आकर्षण करेंगे। तो उसी प्रकार जैसे कि हमारे आवेश होते हैं, आवेश भी दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक आवेश कब आता है वो भी कल बताया था, ऋणात्मक आवेश कब आता है कल की क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें जब हम धनात्मक, इसमें विशेषता होती है कि समजातीय आवेश यदि एक दूसरे को पास आते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, हमारे पास प्रतिकर्षण करेंगे, यानी क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षण करेंगे। समजातीय यानी कि एक से आगे तो प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे एक दूसरे को, रिपल्सन फोर्स इनके अंदर दिखाई देगा। इसके बाद आता सेकंड आता हमारा विजातीय आवेश। विजातीय आवेश, विजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश मतलब है कि दोनों अलग अलग आवेश होंगे, विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे। या तो आवेश होगा प्लस माइनस या होगा माइनस प्लस, या तो एक प्लस हो दूसरा माइनस, या एक माइनस हो दूसरा प्लस। अब ये दोनों आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षण करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षण बल दर्शाएंगे। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें बस यही है कि जो समजातीय आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश करते हैं, एक दूसरे को आकर्षण बल दर्शाते हैं, आकर्षित करते हैं। अब हमारे पास सेकंड जो इसका गुण आता है, सेकंड गुण आता है आवेश का संरक्षण। क्या आता है, आवेश का संरक्षण। सेकंड आता है आवेश का संरक्षण। तो दोबारा लिखते हैं, इसे हम ऐसे करते हैं, नीचे से जगह कम है। आवेश का संरक्षण हम किस प्रकार करेंगे, इसी नियम को किस प्रकार दर्शाया जाता है देखते हैं। आवेश का संरक्षण इस प्रकार होता है। अब आवेश संरक्षण में क्या होता है कि सेकंड पॉइंट है आवेश का संरक्षण। आवेश संरक्षण है क्या, तो आवेश से सीधी सी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन इस बात की होती है कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नेट आवेश जो होगा वो नियत रहता है,
कुल आवेश क्या रहता है हमारे पास, नियत रहता है। किसी विलगित निकाय का नेट आवेश क्या रहेगा, नियत रहेगा। नियत मतलब जैसे हमने कोई रिएक्शन ली, जैसे हमने सबसे सिंपल कोई एग्जांपल लेते हैं, माना Na प्लस Cl माइनस, और इसकी एक रिएक्शन बनेगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये बनेगी NaCl। अब यहाँ देखेंगे इस एग्जाम्पल के साथ हम चेक करेंगे कि इसमें जो है हमारे पास कितना आवेश है, कितना आवेश नहीं है। तो हम इसके लिए टेबल बनाएंगे, टेबल के अनुसार हम चेक करेंगे क्या बनेगा क्या नहीं। तो एक टेबल बनाते हैं और उस टेबल से पता करेंगे कि ये आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। देखते हैं। ठीक है, यहां करेंगे धनावेश, यानी कि यहां पर पहले अभिक्रिया से पूर्व, अभिक्रिया से पूर्व, यहां करेंगे अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात, अभिक्रिया के पश्चात। अब इसे भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, अभिक्रिया से पूर्व और अभिक्रिया के पश्चात। यानी कि ये किस में रहेगा, धनावेश और ऋणावेश। यानी कि पॉजिटिव आवेश कितना है इधर अभिक्रिया से पहले, नेगेटिव आवेश अभिक्रिया से पहले कितना है, यहाँ भी पॉजिटिव आवेश अभिक्रिया के बाद कितना है, और नेगेटिव आवेश अभिक्रिया के बाद कितना होगा। तो इसके आधार पर हम चेक करेंगे कितना कितना है। देखते हैं, सबसे पहले अब इस रिएक्शन में देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अभिक्रिया से पूर्व धनावेश कितना है, अभिक्रिया से पूर्व 1 है तो +1 ये रहेगा। ऋणावेश कितना अभिक्रिया से पूर्व, -1। ठीक है, अब यहां पर कितना है, अभिक्रिया के पश्चात धनावेश कितना है, 0, इस पर कोई आवेश नहीं है। अभिक्रिया के पश्चात ऋणावेश कितना है, 0, इस पर भी कोई आवेश नहीं है, 0 0 हो जाएगा। अब इसके पश्चात हमें एक चीज निकालनी होती है, हमें निकालना होता है नेट आवेश, अभिक्रिया से पूर्व अभिक्रिया के पश्चात। अब हम इसका नेट आवेश निकालते हैं, कुल आवेश ज्ञात करेंगे इसका। अगर हम इधर एक लाइन और बना लेते हैं, यहाँ पर ये बनेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेट आवेश। अगर इसे हम ज्ञात करना चाहें, नेट आवेश, नेट आवेश जितना भी होगा, तो अभिक्रिया से पूर्व नेट आवेश कितना है हमारे पास, तो अभिक्रिया से पूर्व नेट आवेश कितना है, +1 है, +1 सभी आवेशों को जोड़ देंगे, -1, यानी नेट कितना हो गया, 0। अभिक्रिया के पश्चात कितना है, ये तो 0 है ही पहले से, अभिक्रिया के पश्चात कितना है, ये 0 है ही। मतलब क्या है कि चार्ज डिफरेंस अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के पश्चात कोई नहीं, यानी कि चार्ज डिफरेंस जितना भी अभिक्रिया के पहले और अभिक्रिया के पश्चात जो क्या है वो 0 है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का नेट आवेश क्या होता है, नियत रहता है। यानी किसी विलगित निकाय का, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, या डेफिनेशन कुछ और दूसरी भी होती है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये होती है। लेकिन हमारी जो डेफिनेशन एनसीईआरटी ने जो मानी है वो क्या है, किसी विलगित निकाय का नेट आवेश क्या रहता है, 0 रहता है। हमने ये देखा, अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो मूलभूत गुण होता है वो क्या होता है। इस पे कोई और एग्जाम्पल भी ले सकता है रिएक्शन के आधार पर, ऐसे ही जैसे हमने मान लिया H प्लस Cl माइनस, और ये रिएक्शन होती है रिवर्सिबल, और क्या बनेगा ये HCl। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सेकंड एग्जाम्पल
हम इसकी टेबल बना के देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम चेक करेंगे क्या कि हमारा नेट आवेश क्या है, हमारे पास ये नियत है, फिक्स है, यानी कि आवेश आवेश में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो आवेश हमारा आवेश नेट आवेश अभिक्रिया से पूर्व चार्ज डिफरेंस, आवेश मतलब होता है चार्ज डिफरेंस, पॉजिटिव या माइनस चार्ज में कितना डिफरेंस आ रहा है, कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा। तो चार्ज डिफरेंस यहाँ पर कितना है, 0, यहाँ पे चार्ज डिफरेंस कितना है, 0। तो चार्ज डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब हमारा जो नियत आवेश है, नेट आवेश है, नहीं तो धनावेश नहीं तो ऋण आवेश, यानी दोनों आवेशों में कोई से में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई से नहीं तो कम हुआ नहीं कोई ज़्यादा हुआ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी विलगित निकाय का निकाय का कुल आवेश क्या रहता है, नियत रहता है, यानी कि कंजर्व रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसे समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है इसका आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, कि आवेश क्वांटीकरण किस प्रकार करता है, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। देखते हैं ये। अब हम देखेंगे आवेश का क्वांटीकरण किस प्रकार कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश क्वांटम प्रकृति क्या होगी, या फिर आवेश का क्वांटीकरण किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हमने माना कि यदि हमने कोई तत्व लिया, कोई धातु ली, और उस धातु से या कोई पदार्थ ले लिया, जैसे हमने माना हमने कोई पदार्थ लिया, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, क्या ले रहे हैं, Na, सोडियम कितना है, 11। ठीक है, हमने देखा था कि जब आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत हमने पढ़ा था, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, तो उसमें क्या था कि जब ये सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, तो इसमें क्या रहा था, धनावेश आ रहा था। दूसरा हमने लिया था क्या, क्लोरीन, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा था, तो इस पर कितना आ रहा था, ऋणावेश। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, एक। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को दान कर रहा है तो इस पर क्या आएगा, Na+। यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था, चार्ज दान करना यानी कि आवेश मतलब चार्ज डिफरेंस, चार्ज डिफरेंस मतलब पॉजिटिव कितना अधिक है, नेगेटिव कितना कम है, नेगेटिव कितना अधिक है, पॉजिटिव कितना कम है। तो यहाँ पर नेगेटिव अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, पॉजिटिव कम हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो Na2+ यानी 2 धनावेश आ जाएंगे। यदि ये 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है तो हमारे पास सोडियम पर कितने बनेंगे, Na3+। वैसे ही यदि क्लोरीन है, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, कल हमने जब टॉपिक पढ़ा था, पिछली क्लास में देखा था कि क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो इस पर क्या आ रहा था, Cl-, एक पॉजिटिव में नेगेटिव चार्ज आ रहा था, चार्ज डिफरेंस कितना है, -1, यानी कि माइनस का एक चार्ज अधिक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। वैसे ही क्लोरीन यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो Cl कितना आएगा, 2-। यदि 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो कितना आएगा, Cl, यदि 3 करेगा तो N=3, तो कितना आएगा, Cl3-। इस तरीके से ले लेंगे। तो हमने देखा कि जो, या फिर हम थोड़े एग्जाम्पल चेंज कर लेंगे, क्लोरीन सोडियम क्या अलग हम कुछ कर सकते और ले सकते हैं। जैसे कि हमने माना इसके बाद कुछ ऐसे लेंगे जिनके इलेक्ट्रॉन संख्या के आधार पर आवेश चेंज हो रहे हैं। जैसे कि हमने माना इसके बाद हम ले लिया सोडियम के बाद मैग्नीशियम, Mg कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 करता है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो Mg पर कितना आएगा, Mg कितना होता है, 12, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये क्या बनेगा, Na+, तो ये क्या बनेगा, Mg2+। वैसे ही अगर इसके बाद हम एल्यूमिनियम देखते हैं तो एल्यूमिनियम जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, ये होगा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 3। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास, Al3+, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा 2 पॉजिटिव चार्ज।
यदि एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर उपस्थित रिप्रेजेंट होंगे। अब इसी प्रकार जैसे हमने क्लोरीन लिया, क्लोरीन के पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास सल्फर है, क्या है, सल्फर। सल्फर कितना होता है, 16। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहां से क्या बनेगा, H2 माइनस, S2 माइनस, यहां से क्या बनने आया, Cl माइनस। वैसे इससे पहले हम आते हैं फास्फोरस पर। फास्फोरस 3 2 ऑक्सीजन संख्या दर्शाता है, संयोजकता दर्शाता है, ठीक है। फास्फोरस 5 भी दर्शाता है, 3 भी दर्शाता है, लेकिन हम फिलहाल 3 वाला लेंगे। फास्फोरस यदि कितना होता है, 15। तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए नॉर्मल बिहेव में क्या करता है ये, यदि 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा तो इस पर क्या आएगा, P3 माइनस। और यदि ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या आएगा, P5 माइनस, ये होगा। अब इसमें क्या होता है, देखो हमने देखा, यदि 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 1 आवेश, 2 डोनेट कर रहा है तो 2 आवेश, 3 डोनेट कर रहा है तो 3 आवेश। वैसे यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 1 आवेश, 1 माइनस आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 2 माइनस आवेश, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो 3 माइनस आवेश। अब इन्हें ग्रहण करने पर यानी कि एक पूर्ण नंबर मिल रहा है हमें, एक पूर्ण नंबर, यानी कि जब अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तब भी एक पूरा निकाल रहे हैं, और अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम डाल रहे हैं तब भी एक पूरा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कभी 1/2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2/3 निकाल रहे हैं, 2/3 आधा इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, 3/4 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ऐसा कर नहीं सकते। कितना निकालेंगे हम, या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो यानी एक पूर्णांक लेंगे। तो यानी कि हमारा जो कुल आवेश आ रहा है, जो हमारे पास नेट आवेश है, जो नेट आवेश हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये किस रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि एक पूर्ण संख्या के रूप में। और पूर्ण संख्या के रूप में हम क्या निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर क्या आवेश होता है, मूल आवेश, मूल आवेश होता है। तो इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर प्लस माइनस और प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस। यहाँ पर E का मान कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ क्या होगा, कूलाम। कितना होगा, कूलाम। ये क्या होगा, इसका मान होगा E का। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि जो E जो है इसे हम मूल आवेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मूल आवेश, इसे मूल आवेश भी कहते हैं। ये मूल आवेश होता है, मूल आवेश मतलब सबसे छोटा आवेश, इससे छोटा कोई आवेश होता ही नहीं। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम क्या होता है, हमारा मूल आवेश। तो क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या होता है कि किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो मैं लिख दे रहा हूँ नीचे, चलिए इस साइड लिख दे रहा हूँ कि किसी वस्तु पर, यहाँ लाइन खींचेंगे, यह लिखेंगे, किसी वस्तु पर स्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, मूल आवेश क्या होगा, ये पूर्ण गुणज होगा। यानी कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक पूर्णांक निकालेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन डालेंगे इसके अंदर एक पूर्णांक के रूप में ही डालेंगे, जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डैश डैश करके हम लास्ट में से पहुंचा देंगे, ठीक है। यानी कितने भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, कितने डाल सकते हैं। यदि हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं तो क्या है, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं तो धन आवेश, यानी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत, कि आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है और आवेश क्या है। तो देखते ये है। अब इस आवेश को समझने के लिए हमें आवेश के बारे में, आवेश धन आवेश है, ऋण आवेश है, तो आवेश के बारे में हमें क्या दिया था, एक साइंटिस्ट हुए हमारे कूलाम ने जो है अपने एक नियम दिया, उन्होंने अपने नियम दिया आवेश के बारे में, कि आवेश जो है
दो आवेशों को अगर हम लेंगे, धन आवेश ऋण आवेश, दोनों आवेश अगर पास पास आएंगे तो उनके बीच आकर्षण बल, अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होगा, विपरीत आवेश पर क्या होगा, आकर्षण होगा। और इन आकर्षण प्रतिकर्षण बलों को, यानी कि आकर्षण कर रहा है तो कितने बल से आकर्षण कर रहा है, प्रतिकर्षण कर रहा है तो किस बल से प्रतिकर्षित करेगा। तो इन दोनों बलों को, इस बल को यानी कि आकर्षण बल हो या फिर प्रतिकर्षण बल, कोई से बल हो सकता है। तो इसे ज्ञात करने के लिए साइंटिस्ट हुए हैं कूलाम, उन्होंने अपने एक नियम दिया, लॉ दिया, अपना लॉ पास जो है दिया था इन्होंने, उसे कहा गया था कूलाम्स लॉ, यानी कूलाम का नियम। हम देखते हैं कूलाम का नियम, यानी कि इन आवेशों के बीच में कितना बल लगता है। तो आवेशों के मध्य कितना बल लगेगा, तो इस बल को हम जानते हैं, इस बल को हम स्थिर वैद्युत बल के नाम से भी जानते हैं, लेकिन कूलाम ने इसका नियम दिया था तो इसे हम कूलाम के नियम के नाम से ज्यादा इसको जाना जाता है। तो अब देखेंगे हम क्या कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। नया टॉपिक स्टार्ट होगा अब, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम या स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल, ये क्या होगा, कूलाम का नियम। यानी स्थिर वैद्युत बल के बारे में कूलाम ने बताया था कि कितना बल कब और कैसे लगेगा। तो इन्होंने, कूलाम ने बताया था कि यदि हमारे पास दो आवेश हैं, ये दो आवेश हैं और ये दोनों आवेश एक दूसरे के कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, हमने मान लिया कि दो आवेश हमने ये ले लिए, एक आवेश हमने माना यहां लिया, एक आवेश ये ले लिया हमने, ठीक है, और दूसरा आवेश इससे कुछ दूरी पर हमने ये लिया, दूसरा आवेश हमने कुछ दूरी पर लिया, और इन दूरी को, इन दोनों बीच की दूरी, ये दो बिंदु ली, दोनों आवेशों को दोनों बिंदु पर रखा, यहाँ बिंदु ए, यहाँ बिंदु बी। बिंदु ए पर हमने एक आवेश रख दिया जिसे हमने नाम दिया Q1 या QA लिख सकते हैं, और बिंदु बी पर जो आवेश रखा उसे हमने नाम दिया Q2, Q1 और Q2। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, दोनों आवेशों की दूरी पर रखा हमने, मान लिया इनके बीच की दूरी कितनी है, R है, दूरी को R माना। तो कूलाम ने जो बताया था कि यदि हमारे दोनों आवेश या धनावेश हो या ऋणावेश हो, दोनों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इन दोनों के मध्य जो भी बल लगेगा या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल, यानी कि आकर्षण बल, इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के, यानी दोनों आवेश जो भी होंगे उनके गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। वैसे ही तथा दोनों के बीच की दूरी की, दोनों के बीच की दूरी बढ़ेगी तो ये बल घटेगा, यानी कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के, इन आवेशों के बीच की जो भी दूरी हमने ली उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होगा। हमने इसे मान लिया इक्वेशन 1, इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 तथा 2 यानी कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, दोनों हल करेंगे तो क्या आएगा, F यानी कि जो बल होगा वो समानुपाती होगा Q1 Q2 अपॉन R², ये होगा। अभी समानुपाती का निशान है, इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या लेना होता है, कांस्टेंट लेना होता है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं K, Q1 Q2 होल अपॉन R²। तो ये क्या था हमारे पास, कूलाम ने नियम दिया था कि दोनों आवेशों, कूलाम ने नियम तो बस ये दिया था लेकिन इसे हम सॉल्व कर लिया। ये क्या है कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल बीच के दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इन आवेशों के बीच की जो भी दूरी होगी उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि आवेश के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनकी जो बीच की डिस्टेंस होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये जो भी फोर्स इनके मध्य लग रहा है वो क्या होगा, होता है।
इन्हें सॉल्व कर लेंगे। जहाँ जो के है हमारे पास, के है स्थिर वैद्युत नियतांक, जहाँ के क्या है, स्थिर वैद्युत नियतांक, स्थिर वैद्युत नियतांक, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट ये होगा, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ ये क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, क्या होगी इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ ये कैसे होती है, कूलाम के नियम जो हमने लगाया है उसमें जो के नियतांक है उसकी वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल इसके ऊपर जो भी कूलाम लॉ है इससे आगे डिस्कस करेंगे, और जो है इसके जो टॉपिक जो इसके न्यूमेरिकल हैं उन्हें बनाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे। इससे पहले हमें कहा आगे के क्वांटीकरण, उस पर जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक अच्छा, लेक्चर अच्छा होगा, इस टॉपिक में अच्छे समझ में आया होगा। इसके लिए आप अपनी प्रतिक्रिया दें जिसमें कि हमारा मनोबल बढ़े, अपने कमेंट में राय दें जो भी आपको लगता है अच्छा, ठीक है। इसी प्रकार कंटिन्यू हमें सपोर्ट बनाते रहें, इससे आगे भी कंटेंट आते रहेंगे, इससे अच्छा कंटेंट आएगा, कंटेंट में लगातार प्रोग्रेस रहेगी। आप लोगों को सपोर्ट बना रहा तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। बस आप लोगों को सपोर्ट बना रहना चाहिए, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और जो है हम आपकी तैयारी को एक अच्छे लेवल पर पहुंचा करके आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी कर सको, जिसमें कि आप यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड, इंडिया में कोई भी बोर्ड हो सकता है, इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड से अगर आप तैयारी करें तो उसके हिंदी माध्यम की अभी फिलहाल क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का अगर सपोर्ट इसी तरह बना रहा तो हम आप लोगों को इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।